हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, हम लेकर आए हैं एनवायरनमेंट की घटना चक्र, जिसमें हमारा चैप्टर है जैववानिकी एवं जैविक आवर्धन। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखते हैं हम जैववानिकी अर्थात बायोनॉमिक्स शब्द का बायोनॉमिक शब्द जो है बायो तथा नॉमिक शब्दों से मिलकर बना है। बायो का अर्थ होता है जीव या जीवन से, जबकि नॉमिक्स का अर्थ होता है नियम या लॉ से। इसका मतलब है कि जब हम बायोनॉमिक्स को देखेंगे तो ये किससे मिलकर बना होता है? जीवन के नियम से संबंधित होता है बायोनॉमिक्स। यह पारिस्थितिकी तंत्र का पर्याय होता है, साथ ही यह प्राकृतिक तंत्र के मूल्यों पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करता है। आगे देखते हैं जैविक आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन। ध्यातव्य है कि जब कुछ प्रदूषक आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते जाते हैं, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में, तो इन ऊतकों में हमारे ये जमा होते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं? जैविक आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन। जब प्रदूषक जो है बढ़ते जाते हैं, पहले थोड़े थोड़े होते हैं, फिर इससे थोड़ा और अधिक होते हैं और उससे ज़्यादा होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? कुल मिला के प्रदूषकों की संख्या में बढ़ोतरी होना ही जैविक आवर्धन कहलाता है। डीडीटी जैसे प्रदूषक जैव अनिम्नीकरण नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इसका मतलब है डीडीटी के पहले फुल फॉर्म हम बता देते हैं आपको। डाइक्लोरो डाइफेनॉल ट्राइक्लोरोईथेन डीडीटी का फुल फॉर्म है। ये जैव अनिम्नीकरण हम इन्हें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये कभी नष्ट नहीं होते। इसका मतलब है जैव अनिम्नीकरण का क्या मतलब है कि ये कभी नष्ट नहीं होते। एक बार जब ये आ जाते हैं प्रकृति में तो ये विद्यमान रहते हैं किसी न किसी एक अवस्था में। इनका एक बार अवशोषण होने के पश्चात उत्सर्जन द्वारा बाहर निकलना लगभग असंभव हो जाता है। डीडीटी एक ऐसा रसायन है जिसे जैविक रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता है। खाद्य श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण प्रथम स्तर पर सबसे कम, द्वितीय स्तर पर उससे अधिक और तृतीय स्तर पर सबसे अधिक होता है। डीडीटी का जो सांद्रण होता है डीडीटी का प्रथम पोषक स्तर में थोड़ा कम होता है, द्वितीय पोषक स्तर में उससे अधिक होता है और तृतीय पोषक स्तर में सबसे अधिक होता है। घास स्थल पारितंत्र में चूंकि सांप क्या है? तृतीय उपभोक्ता है, मतलब तृतीय पोषक स्तर में आता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? डीडीटी पाया जाएगा। सबसे अधिक डीडीटी सांप में पाया जाएगा। ये सामान्यतः जीवों के वसा वाले ऊतकों में जमा होते हैं। उल्लेखनीय है कि डीडीटी एक कीटनाशक है। इससे संबंधित हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है जैववानिकी बायोनॉमिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका शाब्दिक अर्थ है जीवन का प्रबंधन। यह पारिस्थितिकी का पर्याय है, सिनोनिम है। यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करता है। तो अभी हमने पढ़ा, इसका आंसर हो जाएगा सी। हमने बायोनॉमिक्स को पढ़ा है, फिर से हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फिर भी जैववानिकी अर्थात बायोनॉमिक शब्द जो है बायो तथा नॉमिक शब्दों से मिलकर बना है। बायो का अर्थ होता है जीव या जीवन, जबकि नॉमिक्स का अर्थ होता है नियम या लॉ से। तो बायोनॉमिक्स का एक अर्थ हो गया जीवन के नियम से। जैववानिकी पारिस्थितिकी तंत्र का पर्याय कहलाता है या सिनोनिम कहलाता है। यह प्राकृतिक तंत्र के मूल्यों पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के बाद निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः अधिकतम सांद्रण प्रदर्शित होगा? टिड्डा, भेंक, सांप, मवेशी। तो इसका आंसर हो जाएगा सांप, क्योंकि सांप क्या है? तृतीयक उपभोक्ता है या तृतीय पोषक स्तर में आता है, इसलिए इसमें सांद्रण सबसे ज़्यादा होगा। खाद्य श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण प्रथम पोषक स्तर पर कम होता है, द्वितीय पे उससे अधिक होता है और तृतीय पे सबसे अधिक होता है। इसलिए सांप एक तृतीयक उपभोक्ता आता है के अंतर्गत आता है। डीडीटी का सांद्रण जो है सांप में सबसे अधिक पाया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा जैव भू रासायनिक चक्र एवं जैविक अनुक्रमण। देखते हैं हम इसको।
पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक अजैविक तत्वों के जैविक प्रावस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागमन के प्रारूप को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक से जैविक में परिवर्तन और जैविक से अजैविक में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? भू रासायनिक चक्र कहते हैं। प्रकृति में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन इत्यादि तत्वों के जैव भू रासायनिक चक्र पाए जाते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रकार के होते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। एक होता है गैसीय चक्र और दूसरा होता है अवसादी या सेडिमेंट्री साइकिल। तो गैसीय चक्र में आता है, उदाहरण के तौर पे हम ऑक्सीजन ले सकते हैं, नाइट्रोजन चक्र ले सकते हैं, और अवसादी में हम ले सकते हैं कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम। जल चक्र को ओडम ने गैसीय चक्र में सम्मिलित किया था। ओडम ने कहा कि जल चक्र जो है वो गैसीय चक्र में आता है। भौतिक वातावरण में किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण ही पारिस्थितिकी अनुक्रमण या सक्सेशन कहलाता है। अनुक्रमण का मतलब होता है सक्सेशन। उदाहरण क्या है? घास स्थलों में घास वर्षा के अधिकतर जल को पौधों की जड़ों तक पहुंचने से पूर्व ही अवशोषित कर लेती है। साथ ही आग लगने आदि के कारणों से घास स्थलों की भूमि पथरीली और बंजर हो जाती है। ऐसी भूमि में लाइकेनों के उगने के लिए आदर्श वातावरण उपलब्ध हो जाता है। एफ क्लीमेंट ने वर्ष 1916 में पौधों की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया तथा अनुक्रमण या सक्सेशन की सर्वमान्य परिभाषा दी। तो सक्सेशन की परिभाषा किसने दी? क्लीमेंट ने। इनके अनुसार क्या है अनुक्रमण की परिभाषा? अनुक्रमण या सक्सेशन वह प्राकृतिक विधि है या नेचुरल लॉ है जिसके अंतर्गत एक ही निहित तथा निश्चित स्थान पर एक विशेष समूह दूसरे समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? अनुक्रमण कहते हैं। इसका मतलब एक प्रजाति वहाँ पे है और जो दूसरी प्रजाति वहाँ पे आती है वो उसको विस्थापित कर देती है। क्यों कर देती है? क्योंकि वो उससे ज़्यादा शक्तिशाली होती है। अब जैसे जंगल में शेर रहता है तो शेर और भी प्रजातियों को अपने जहाँ पे वो रहता है वो विस्थापित करता है या हटाता रहता है। आगे देखते हैं। ओडम नामक वैज्ञानिक ने अनुक्रमण को क्रमागत विधि बताया। जैविक अनुक्रमण का सही क्रम क्या है? ये आप देख लीजिए फिगर के माध्यम से। नगरीकरण या न्यूट्रिशन, प्रवास, स्थानापन्न और प्रतिक्रिया स्थिरीकरण। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन डब्ल्यू बेनेट द्वारा किया गया था। इन्होंने यह अवधारणा वर्ष 1976 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन एडॉप्टेशन में प्रस्तुत किया था। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसे हम क्या कहते हैं? सीयर कहते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, इस पे आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं उसको देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में तंत्रों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, भू रासायनिक चक्र। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जैव भू रासायनिक चक्र, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जल ये सारे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित जैव और भू रासायनिक चक्रों में किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है? कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र, सल्फर चक्र। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फास्फोरस चक्र चट्टानों के बनने और टूटने की प्रक्रिया है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। फास्फोरस चक्र में फास्फोरस मुख्य रूप से चट्टानों के अपक्षय से मुक्त होता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से चट्टानों में फास्फेट खनिज के रूप में प्रस्तुत होता है। उल्लेखनीय है कि यह कटाव एवं खनन गतिविधियों से अपक्षय चक्र में प्रवेश कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है,
घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं? कीटों एवं कवकों के कारण, सीमित सूर्य के प्रकाश एवं पोषक तत्वों की कमी के कारण, जल की सीमाओं एवं आग के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी। घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण से घासों को प्रतिस्थापित नहीं कर पाते हैं? जल और आग की वजह से इनको नहीं कर पाते हैं प्रतिस्थापित या रिप्लेसमेंट। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। घास स्थलों में घास वर्षा के अधिकतर जल को पौधों की जड़ों तक पहुंचने से पूर्व ही अवशोषित कर लेता है। कौन अवशोषित कर लेता है? घास। साथ ही आग लगने आदि के कारणों से घास स्थलों की भूमि पथरीली और बंजर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण बायोटिक सक्सेशन की प्रवस्थाओं का सही क्रम है? तो इसका आंसर है ए, नगनीकरण, प्रवास, स्थानापन्न, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। क्वेश्चन नंबर 5 है, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? एल्टन द्वारा, बेनेट द्वारा, बर्कले द्वारा, रेटजेल द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बेनेट द्वारा किया गया था। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन डब्ल्यू बेनेट द्वारा किया गया है। इन्होंने यह अवधारणा वर्ष 1976 में प्रकाशित अपनी पुस्तक दी इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन एडॉप्टेशन में प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी अनुक्रम, सीयर, समुदाय गतिकी, जैव भार का पिरामिड। तो इसका आंसर है बी, सीयर। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पारिस्थितिकी आंदोलन। इसको देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम को साम्यावस्था में रखने हेतु जागरूक व्यक्तियों द्वारा समय समय पर विभिन्न आंदोलन चलाए गए। उनमें से एक प्रमुख आंदोलन चिपको आंदोलन है। चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए, चिपको आंदोलन क्यों चलाए गए थे? पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए चलाया गया था। एक महत्वपूर्ण आंदोलन था ये। वनों की कटाई को रोकने के लिए 26 मार्च 1974 को गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाएं वृक्षों से चिपक कर खड़ी हो गई। चिपको आंदोलन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह महिलाओं के द्वारा वृक्षों को पकड़कर खड़े हो जाने को चिपको आंदोलन नाम दे दिया गया। जब ये पेड़ों को पकड़कर खड़ी हो गई तो पेड़ों को नहीं काटने दिया। 70 के दशक का यही आंदोलन पादप संरक्षण की मिसाल बन गया। इसके बाद और भी बहुत सारे आंदोलन हुए, देखते हैं। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना को रोकने के लिए किया गया था। चिपको आंदोलन लकड़ी को मतलब पेड़ों को काटने के लिए किया गया था, जबकि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है बांध से रोकने के लिए, मतलब बांध मत बनाइए उस नदी पे, इसको रोकने के लिए चलाया गया था। आगे देखते हैं। एपिको आंदोलन दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन है। यह आंदोलन कर्नाटक में आरंभ हुआ था। क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन है फर्स्ट, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? एपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है। इसका जो जिस आंदोलन में इसका नारा दिया गया था वो था चिपको आंदोलन, जो स्टार्ट हुआ था 1974 में पेड़ों को कटाई के रोकने के लिए। चिपको आंदोलन में पेड़ों की कटाई रोकने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। इसका नारा था पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता। चिपको आंदोलन मूलतः उत्तराखंड के वनों की सुरक्षा के लिए वहां के लोगों द्वारा 1970 के दशक में या 1974 में चलाया गया था। इस आंदोलन में पेड़ों को गले लगा लिया गया ताकि उन्हें कोई काट ना सके। यह आलिंगन चिपको आंदोलन के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसका दूसरा नाम क्या है? आलिंगन। क्वेश्चन नंबर 2 है,
चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से, बाघ परियोजना से, घड़ियाल परियोजना से, पादप प्रजनन से। तो इसका आंसर है ए, पादप संरक्षण से, मतलब पेड़ों की कटाई से संबंधित है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पारिस्थितिकी पदछाप एवं मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट। इसको हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं